नमस्कार। इतिहास की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम घटनाएं और प्रक्रियाएं खंड पर गहराई से बात करेंगे। आज हम उन ऐतिहासिक घटनाओं के पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने इस आधुनिक विश्व की नींव रखी है। पता है, आज हम जिन अधिकारों को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर बहुत सहजता से लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, दरअसल उनका एक बहुत ही लंबा, जटिल और संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। तो चलिए उसी हिंसक और परिवर्तनकारी इतिहास को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि हमारी रोजमर्रा की ये आज़ादी वास्तव में आती कहाँ से है? क्या ये आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकार हमें बस ऐसे ही खुशी खुशी तोहफे में दे दिए गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे इन अधिकारों को भारी संघर्षों के बाद छीना गया और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार होंगे। पहले हम बात करेंगे आधुनिक विश्व की नींव की, फिर फ्रांसीसी क्रांति के जरिए स्वतंत्रता के उदय की, उसके बाद रूसी क्रांति और समानता की मांग, और फिर नात्सीवाद के रूप में लोकतंत्र का भयानक पतन। अंत में हम इस पूरे संघर्ष के इतिहास को एक साथ जोड़कर देखेंगे। पहला अध्याय, फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता का उदय। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। बात 1774 की है, जब 20 साल का नौजवान लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लेकिन उसे विरासत में क्या मिला? एक एकदम खाली खजाना। लगातार चलने वाले युद्धों और वर्साय के उस आलीशान महल की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची ने फ्रांस को अंदर से खोखला कर दिया था। और तो और, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी मदद कर दी थी। नतीजा, फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। स्थिति कितनी गंभीर थी, जरा इस आंकड़े से समझिए। 12 अरब लिब्रे। अमेरिकी युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का नया कर्ज चढ़ गया, जबकि 2 अरब का बोझ तो पहले से ही था। अब जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था, उन्होंने अचानक 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया। मतलब फ्रांसीसी सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। और इसकी भरपाई के लिए क्या किया गया? जाहिर है, आम जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया गया। और बस यहीं से सब्र का बांध टूट गया। पावरोटी की आसमान छूती कीमतें और ऊपर से सेना के हमले की अफवाहें, इन सब ने आम जनता को एक हिंसक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। हथियारों की तलाश में सैकड़ों लोगों की भीड़ बास्तील किले की जेल पर टूट पड़ी। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये सम्राट की निरंकुश और मनमानी शक्तियों का प्रतीक थी। इसलिए लोग इससे नफरत करते थे। इस हिंसक झड़प में किले का कमांडर मारा गया और देखा जाए तो इसी एक घटना ने फ्रांस में राजतंत्र के ताबूत में पहली कील ठोक दी। तो आखिर इस भारी जन विद्रोह का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि रातों रात पुरानी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 4 अगस्त 1789 की वो ऐतिहासिक रात, जब नेशनल असेंबली ने एक झटके में सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। पादरी वर्ग को अपने सारे विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, धार्मिक कर हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए, और सबसे बड़ी बात, चर्च के कब्जे वाली जमीनें जब्त कर ली गईं, जिससे सरकार को रातों रात लगभग 20 अरब लीवरे की संपत्ति मिल गई। इसी रात ने आधुनिक स्वतंत्रता और समानता की जमीन तैयार की। दूसरा अध्याय, रूसी क्रांति और समानता की मांग। अब फ्रांस ने तो राजतंत्र को उखाड़ फेंका, लेकिन रूस में हलचल कुछ अलग थी। यहां जोर सिर्फ राजनीतिक आजादी पर नहीं, बल्कि आर्थिक समानता पर था। समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर श्लैपनिकोव के संस्मरण बताते हैं कि मजदूरों का ये संघर्ष कितनी बारीकी से और कितनी खामोशी से चल रहा था। ये कोई सड़कों पर होने वाला खुला प्रदर्शन नहीं था। अंधेरी सीढ़ियों और आंगनों में बेहद खुफिया बैठकें होती थीं, जहां मजदूर दरवाजों पर पहरा देते थे। आर्थिक बराबरी की ये नींव बहुत ही मजबूती और गुप्त रूप से रखी जा रही थी। इस क्रांति का समाज पर कितना गहरा असर हुआ, इसे समझने के लिए 1930 में रूस का दौरा करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द सुनिए। उन्होंने लिखा था कि मास्को में आम जनता रईसों के साये में दबी हुई बिल्कुल दिखाई नहीं देती। समाजवाद के आने से एक बुनियादी जमीनी बदलाव आ चुका था। जो मजदूर और किसान सदियों से नेपथ्य में यानी कहीं पीछे अंधेरे में गुम थे, वे अब समाज की मुख्य धारा में आ गए थे। इसने पूरी दुनिया के लिए समानता के मायने ही बदल दिए। तीसरा अध्याय, नात्सीवाद और लोकतंत्र का पतन। स्वतंत्रता और समानता के इस सफर में एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय भी है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की जो शांति संधि हुई, उसके आंकड़े देखिए। ये जर्मनी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 10% आबादी छीन ली गई, 13% जमीन हाथ से निकल गई, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार छिन गए, और ऊपर से 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना। इस संधि ने जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था और उसके आत्मसम्मान को कुचल कर रख दिया। और सच कहें तो यही वो अपमान और निराशा का माहौल था जिसने उस जहरीले राजनीतिक उग्रवाद को पनपने की जगह दी जिसे हम नात्सीवाद कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नात्सी शासन ने रातों रात लोकतंत्र और मानवाधिकारों को खत्म नहीं किया था। ये एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई खौफनाक और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। शुरुआत हुई बहिष्कार से, जहां यहूदियों से उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद दूसरा दौर आया गेटोआइजेशन या बाड़ाबंदी का, जहां उन्हें अपने ही घर और संपत्तियां छोड़कर भुखमरी और बीमारियों से भरी बेहद गंदी बस्तियों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जरा सोचिए, नफरत और भेदभाव को रोजमर्रा की जिंदगी में कितना सामान्य बना दिया गया था। सार्वजनिक समुद्र तटों पर यहूदियों से मुक्त क्षेत्र के बड़े बड़े संकेत पट लगा दिए गए। यहां तक कि पार्कों में आराम करने की बेंचों पर भी लिख दिया गया कि ये केवल आर्यों के लिए आरक्षित हैं। नात्सीवाद सिर्फ कोई 1-2 घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये इंसान के दिमाग में बैठाया गया दुनिया और राजनीति का एक पूरी तरह से घृणित और सुनियोजित ढांचा था। और फिर अधिनायकवाद अपने सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा। घेटो बस्तियों से निकालकर निर्दोष लोगों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में धकेल दिया गया। कंटीले तारों से घिरे वो यातना शिविर और गैस चैम्बर के बाहर पड़े बेगुनाह लोगों के जूतों के वो विशाल ढेर आज भी उस खौफ की गवाही देते हैं। विज्ञान और उद्योग का ऐसा वहशियाना इस्तेमाल सिर्फ लाखों लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतारने के लिए किया गया। ये इस बात का सीधा और क्रूर प्रमाण है कि जब लोकतंत्र गिरता है तो मानवता का कैसा विनाश होता है। संघर्ष का इतिहास, एक साझा यात्रा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें हमेशा अपने साथ ले जाना चाहिए। हमने देखा कि घटनाएं और प्रक्रियाएं कैसे आकार लेती हैं। हमारे आज के इन आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की एक ऐसी भारी कीमत चुकाई गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अधिकार कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। इन्हें बनाए रखने के लिए हर दिन सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो सोचिए, आज के समय में इन अमूल्य आदर्शों को बचाने और सहेजने में क्या भूमिका निभाई जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।